आयनिक रिसेप्टार्स की, जो कि फार्माकोडायनामिक्स का पार्ट है जिसमें हम रिसेप्टार की स्टडी कर रहे थे। हमने ये देखा था कि जीपीसीआर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आयनिक रिसेप्टार्स की भी अभी हमने लेटेस्ट ही एक सेशन देखा है। फिर आज हम एक नया टॉपिक एंजाइम लिंक रिसेप्टार्स के थ्रू जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं जो एंजाइम लिंक रिसेप्टार्स होते हैं ये भी हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये जीपीसीआर और आयनिक से थोड़ा हटके होते हैं। इसमें मेनली प्रोटीन्स वर्क करती हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद कुछ प्रोटीन डोमेन्स होते हैं, उन डोमेन्स की वजह से यहाँ पर रिसेप्टार्स का फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन होता है। आयनिक में हमने पढ़ा था कि हाइपरपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन होता है। जीपीसीआर में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो यहाँ पे ये दो प्रोसेस होती हैं, दो मैकेनिज्म के बिहाफ पे एंजाइम रिसेप्टार्स शो करते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक टायरोसिन प्रोटीन काइनेज, यहाँ पे टायरोसिन एक टाइप की प्रोटीन है, इसकी काइनेज मैकेनिज्म चलती है। दूसरा जैट स्टैट काइनेज बाइंडिंग रिसेप्टार। जैट स्टैट का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे जैट इज अ जीनस काइनेज एंड स्टैट स्टैंड्स फॉर सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक्टिवेटेड ट्रांसपोर्टर। इसको आप कहीं भी लिख सकते हैं, इस टाइप का स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखते हैं। पहला वाला अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो वो इंट्रिंसिक टायरोसिन पाथवे का है, जिसमें से दो प्रोटीन बाइंडिंग साइट होती है। हमेशा हमने सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़े, यहाँ पे दो सब यूनिट एक साथ होती हैं बट अलग अलग होती हैं। फिर टायरोसिन काइनेज भी देखेंगे, वो भी सिमिलर होता है बट उसमें जो उसके सेकेंडरी मैसेंजर कह सकते हैं वो नीचे के साइड प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द सेल। फिर आगे देखते हैं इसको वन बाय वन। अगर हम देखें तो ये पहली वाली मैकेनिज्म है हमारी थ्रू प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। क्या होता है, ये हमारी जो रेड कलर की लाइनिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है। कुछ पार्ट रिसेप्टार का सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, रिमेनिंग सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड द सेल होता है। यहाँ पे दो डाइमर्स हैं, अलग अलग हैं, तो अभी इसको हम मोनोमर ही बोलेंगे। दो मोनोमर यूनिट होती है। जब भी कोई एगोनिस्ट या फिर ये एग्जाम्पल के साथ है कोई ग्रोथ फैक्टर है या फिर इंसुलिन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे टायरोसिन काइनेज को समझने के लिए। सपोज यहाँ पर अगर इंसुलिन बाइंड हो रही है दोनों रिसेप्टार्स पे, दोनों मोनोमर्स पे, तो ये इसमें कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस होंगे और वो कन्फर्मेशन चेंज टायरोसिन का ऑटोफॉस्फोराइलेशन करवा देंगे। ऑटोफॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब होता है, ये दोनों डाइमर के फॉर्म में आ जाएंगे। मतलब अभी तो ये अलग अलग थे, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, बट जैसे ही यहाँ पे कोई भी एगोनिस्ट बाइंड होता है इनका डाइमराइजेशन हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और यहाँ पे आके फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। यहाँ पे जो P आपको दिखाई दे रहा है वो फॉस्फेट ग्रुप है जिनका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। इसी तरह सेल के अंदर एक दूसरा डोमेन होता है जो कि प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन जब तक सेल सिंगल रहती है उस पर बाइंड नहीं होती है या वो इनएक्टिवेट होती है। जैसे ही यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है ये प्रोटीन डोमेन्स जो है वहां पे बाइंड हो जाते हैं और बाइंड होते ही उसमें एक कैस्केड मैकेनिज्म चलने लगती है। रास प्रोटीन होती है, रास प्रोटीन का जीटीपी से जीटीपी के कन्वर्जन में एक्टिवेशन होता है और उसके बाद ये काइनेज कैस्केड मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है, जिस मैकेनिज्म के अंतर्गत जीन ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्योंकि हमने पढ़ा है जो एंजाइम लिंक रिसेप्टार्स होते हैं वो जीन रेगुलेशन पे वर्क करते हैं। अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, यहाँ पे इंसुलिन आके बाइंड हो रहा है तो यहाँ पे इंसुलिन कुछ जीन ट्रांसफर के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और वो प्रोटीन कौन सी होगी, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की प्रोटीन होगी। तो वो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगी और वहां से ग्लूकोज जितने भी आएंगे उस ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर आ जाएंगे और उसके बाद ये मैकेनिज्म ऑटो रेगुलेट होती है, बंद हो जाती है। उसके बाद जो भी ये रिमेनिंग पोर्शन है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेकेंड तरफ से हमारी ये न्यू प्रोटीन भी कंटिन्यूअसली फॉर्म होती रहती है जीन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। तो ये प्रोसेस पूरी एक साइक्लिक फॉर्म में चलती है। एक बार जैसे यहाँ पे सिग्नल आता है उसके बाद ये पूरी साइक्लिक मैकेनिज्म एक कैस्केड के थ्रू चलती है, उसके बाद ऑटो रेगुलेट होके क्लोज हो जाती है। दूसरी तरफ से हम अगर इसको समझे तो सेम यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है जिसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। एगोनिस्ट बाइंड करेगा कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में, क्योंकि इस रिसेप्टार के कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा सेलुलर है और कुछ इंट्रा सेलुलर है। एक्स्ट्रा में जो बाहर साइड है वहां पे एगोनिस्ट बाइंड होगा,
बट जो रिस्पॉन्स आएगा वो इंट्रासेलुलर ही होगा। कैसे होगा? रिसेप्टार का डाइमराइजेशन हो जाएगा, दो अलग अलग रिसेप्टार्स एक साथ आ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका एक कन्फर्मेशन चेंजेस होंगे और उस चेंज की वजह से एक सिग्नल जनरेट होगा, जिसकी वजह से जो प्रोटीन डोमेन है वो अंदर ही अंदर इंट्रासेलुलर जाके इंट्रिंसिक काइनेज को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट होते ही फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट हो जाएगा टायरोसिन काइनेज का, और उस फॉस्फोराइलेशन के थ्रू कुछ इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स हैं या कुछ रेसिड्यूज हैं वो जाके बाइंड होंगे और कैस्केड मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद एक्टिवेट इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे, जहां जिसका रिस्पांस हमारे जीन ट्रांसक्रिप्शन पे होगा और हमारा टिश्यू रिस्पॉन्स करेगा। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा इसमें साइटोकाइनेस, जो हमारी जैक स्टैट वाली प्रोसेस है, यहाँ भी सेम वही चीजें हैं, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बस जो डिफरेंस है वो जो प्रोटीन डोमेन है वो हमारा स्टैट है। स्टैट जब यहाँ पे जैक एक प्रोटीन है, अलग अलग फॉर्म में, जैसे इनका फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन होते ही स्टैट जाके बाइंड हो जाएगा। जब तक जैक का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, स्टैट उससे बाइंड नहीं करेगा। और ये फॉस्फोराइलेशन होगा कैसे? थ्रू हमारा एगोनिस्ट के थ्रू। जैसे एगोनिस्ट बाइंड होगा, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन के बाद स्टैट का भी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, जो न्यूक्लियस में जाके जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा और अपना रिस्पांस शो करेगा। तो ये ओवरऑल कैस्केड मैकेनिज्म थी हमारे एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स की। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।